सबसे पहले जो है मैं डेरिवेशन से स्टार्ट करूंगा आज की क्लास। बेटा पहली क्लास में आए हो, देखो किसी का रजिस्टर नहीं खुला, किसी का पेन नहीं खुला, आपने अभी तक खुल के रखी नहीं चीजें। होस्टिंग देनी है तुम लोगों को। देखा करो ना दूसरे कैसे बैठे हुए हैं। यहाँ पे रजिस्टर बंद, बैग बंद, पेंसिल बंद। हाँ क्या खुला? आंखें खुली हो, दिमाग खुलाओ जिसकी जरूरत है। तो पहले मैं दो डेरिवेशन कराऊंगा। अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइन जो एक्स वाई प्लेन में है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमारी डेरिवेशन में क्या होता है, हम एक पॉइंट लेते हैं ऑन द लाइन पी एक्स वाई। तमाम सातों डेरिवेशन में, जोर से बोलो, हमारे पास सबसे पहले अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस में है। हम क्या करेंगे कि अ लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे। सातों डेरिवेशन में एक ही कॉमन चीज़ है, पॉइंट लेना ज़रूरी है क्योंकि लोकस से ड्राइव हो रही है। जैसे इस पॉइंट को दिखाओ फिगर में, ये हाइट क्या कहलाएगी? y, और ये क्या कहलाएगा? x। और मेरी कोशिश है मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करूं। ये क्या है? y इंटरसेप्ट। किसे रिप्रेजेंट करते हो? b से। b और y में क्या रिलेशन इस वक्त नजर आ रही है तुम्हें? इक्वल नजर आ रहे हैं। डेरिवेशन मुकम्मल हो गई। हर डेरिवेशन कुछ लंबी होती है, कुछ छोटी होती है। छोटी होने का मतलब ये नहीं तुम्हें याद हो गई, रटना ऐसे भी पड़ेगा क्योंकि सब मिक्सअप होती है। या तो ये कंसेप्ट, या तो तुम इतने स्ट्रांग यूजर बन जाओ कि उस ट्रिक को याद कर लो और उसके पीछे वर्किंग करते चले जाओ। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का क्या करेंगे? अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे कि एक पॉइंट पी एक्स वाई लेंगे ऑन द लाइन। दादा x बताओ कहाँ है, y बताओ कहाँ है। ये लेंथ x है और ये हाइट y है। ये लेंथ किसके बराबर है? यहां से यहां तक x इंटरसेप्ट a के बराबर है। तो यहां पे क्या है? x किसके बराबर है? तो हम बड़े मजे से जो है इक्वेशन ड्राइव करने में कामयाब हो गए। सातों इक्वेशन इस वक्त मुकम्मल हो गई। अभी भी चैप्टर 2 में एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, उसको मैं मुकम्मल करूंगा, फिर उसके बाद चलूंगा। डेरिवेशन के बाद अगर तुम्हें अल्लाह मियां तौफीक दे तो बुक ओपन करना। डेरिवेशन के बाद उसने डिडक्शन दिया है। उसने कहा डिड्यूस क्या है? y माइनस वाई वन फ्रॉम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। डिड्यूस लेके आओ, ड्राइव करो। कहां से ड्राइव करो? यहां से शुरू करना। तो डिडक्शन में एक टारगेट दिया होता है कि फला जगह से चलना और फला चीज ले आना। तो ये डेरिवेशन नहीं कहलाती। 2 साल पहले आदम जी वालों ने अपने कॉलेज के प्रीलिम में दी इस तरह की डिडक्शन दी थी। तो भाई बुक में 5 दी हैं। आज मेरा इरादा 5 खत्म करने का है। तो डिडक्शन चलते हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। यहां से चलना है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। लेट, देखा हमें जहां जाना है वहां एक पॉइंट का जिक्र है x1 y1 का। लेट x1 y1 बी अ पॉइंट ऑन दिस लाइन। इफ ए पॉइंट इज ऑन द लाइन इट कैन बी रिप्लेस। हमने पॉइंट रिप्लेस कर दिया। इफ ए पॉइंट इज ऑन द लाइन, कई दफा तय चुका, तो वो पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ये पहली इक्वेशन है, ये पॉइंट रिप्लेस करके दूसरी इक्वेशन है। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं
तो तुम देख रहे हो वो जो रिजल्ट मुझे चाहिए वो आ जाएगा y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एम एक्स वन, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सी नजर नहीं आ रहा। तुम्हारी बुक में 5 डिडक्शन दी है, मैंने 17 कहीं पढ़ी हैं और पढ़ाई भी हैं, तो मुझे याद नहीं रह रही तुम्हारी बुक में कौन सी, तो 5 की मैंने पर्ची बना के रख ली है, वो देख देख के मैं लिखता रहूँगा कौन, क्योंकि मैं किसी और को गलत ना करवा दूँ। तो पहली डिडक्शन जो तुम्हारी बुक में पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला उसने डिड्यूस किया है, कहाँ से डिड्यूस किया है, ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ लाइन से। दूसरी डिडक्शन, डिड्यूस y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दूसरी डिडक्शन में कहाँ से करनी है, सॉरी y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस। दूसरी डिडक्शन 2 पॉइंट का फॉर्मूला ड्राइव करना है पॉइंट स्लोप से। चलना यहां से, मंजिल सामने दी हुई है, तुम्हारे ख्याल से क्या करा जाए, शाबाश, वेरी गुड। m2 की वैल्यू, m2 की वैल्यू क्या है, अब तुम डिडक्शन में मेन चीज नोट करो, pxy का कंसेप्ट खत्म हो गया। तो xy से डेरिवेशन होती है, सातों डेरिवेशन xy से, लाइन की जहां इक्वेशन आती है वो xy से आती है। कुछ भी कर लें, कितने ही अच्छा कोई पढ़ा दे, रट्टा तो मानना पड़ता है, फैमिलियर होना पड़ता है। देन उसके बाद और क्या डिडक्शन है, द थर्ड वन, डिड्यूस y इज इक्वल्स टू एम एक्स फ्रॉम y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ये कौन सी लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। मैंने 2 क्लास पहले जब मैं ये ड्राइव कर रहा था y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो मैंने बताया था कि अगर लाइन ओरिजिन से गुजर जाए तो y इंटरसेप्ट 0 हो जाता है, इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स। ये आइडिया उस वक्त मैंने ही इसका दिया था। अब डिडक्शन में इससे नहीं डिड्यूस करवा रहा, डिडक्शन में कह रहा है पॉइंट स्लोप के फॉर्मूले से लाइन थ्रू ओरिजिन निकालो। क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से चलना है, क्या करेंगे तुम्हारे ख्याल से, हाँ सही बोल लो, तो खा पी के नहीं आए, जोर से आवाज नहीं आ रही। x1 y1 को, शाबाश, मतलब डिटेक्शन में तो तुमने बता दिया, यहां से चलो और इसको तुम पहचानो है क्या और वो काम कर दो। hence deduce। एंड चौथी डिडक्शन क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, इसको डिड्यूस करना है फ्रॉम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। डिडक्शन में फिगर बनती भी है और नहीं भी बनती, डिपेंड करता है कैसी डिडक्शन है। इसमें हल्की सी फिगर बनेगी। सबसे पहले मैं फिगर बनाने से पहले इसी इक्वेशन को यूं लिख दूं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी एस सी इज इक्वल्स टू बी, क्योंकि इस सवाल में सी और बी आमने सामने आ रहे हैं और दोनों सेम चीज़ हैं। तो मैंने पहले विड्रॉ कर लिया, सी की जगह मैं बी लिखूंगा, क्योंकि मेरा जो फाइनल रिजल्ट है वो बी की फॉर्म में, तो मैंने इस इक्वेशन को चेंज कर लिया। उसके बाद एक सादा सी फिगर बनाई लाइन की, जिसमें एक्स इंटरसेप्ट दिखाया, y इंटरसेप्ट दिखाया, ये लो। जरा मुझे ये पॉइंट बताओगे क्या होगा, a,0, ये पॉइंट बताओगे 0, b। चलना है मुझे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी से, एंड पहुंचना है मुझे इस फॉर्म में। क्या चीज है जो नहीं चाहिए मुझे, शाबाश, m नहीं चाहिए। 2 पॉइंट मौजूद हैं, स्लोप निकाल लो।
आज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की पॉलिसी आई है कि तुम्हारे बैच के मुतालिक कि तुम्हारे बैच की कौन सी परसेंटेज मानी जाएगी, तो फर्स्ट ईयर में प्रमोटेड लिखेंगे एंड इंटरमीडिएट की सेकेंड ईयर की परसेंटेज आपकी फाइनल मानी जाएगी। तो तुम बड़ा ख़तरनाक बैच हो, एक साल पे अपनी किस्मत का फैसला कर रहे हो। फर्स्ट ईयर में अमूमन बहुत ख़राब रिजल्ट आता है मैट्रिक के कंपैरिजन में, हर साल मैं देखता हूँ, वो तुम्हें देखने को नहीं मिला। फिर बच्चा जो नीचे गिर गया होता है, फिर वो कपड़े झाड़ के हिम्मत करके उठता है और मेहनत करता है। तुम्हारे साथ बैड लक, तुम्हें वो सब चीज़ें मिली नहीं है एंड तुम समझो मैं जहाँ हूँ बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि तुम जो है गए नहीं वहाँ पे लड़ने भिड़ने के लिए। क्या हो गया है आज, इसने बड़ा तंग कर रखा है। अच्छा जनाब, तो तुम लोगों को वो चीज़ें सब मिली नहीं है, तो तुम लोगों के साथ थोड़ी सी बैड लग ही है। y2 माइनस y1 अपॉन बी बाई इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस b। मेरी एक बहुत बहुत पुरानी स्टूडेंट है, अब तो उसने मास्टर भी कर लिया है और बहुत कुछ आगे काम कर रही है। उसकी फर्स्ट ईयर में 73% आ गई थी एंड देन सिर्फ सेकेंड ईयर में वो 89 लाई है, सिर्फ सेकेंड ईयर में, और उसकी एग्रीगेट परसेंटेज जाके 79 पॉइंट समथिंग पे रुकी थी एंड उसका एडमिशन हो गया था। वहाँ से उसने फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन इनमें इंजीनियरिंग भी कर ली, देन फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन में उसने मास्टर भी कर लिया। क्या फर्स्ट ईयर में सर समझ में ही नहीं आता हम इतने बच्चे होते, वो आईक्यू नहीं बढ़ा पाए। तुम लोगों को वो चीज़ मिल ही नहीं पाई। क्या किया मैंने, एलसीएम ले लिया है। क्या करना, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन लाना है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, वो ये होती है। क्या करा जाए उसके अंदर के लिए तुम्हें, एंड ये क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हुआ, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी। मैंने कर दिया, सबको एडमिट किए जा रहा हूँ, क्या करूँ। तो ये हमारे पास डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन आ गई है। थोड़ी सी लंबी थी, यहाँ से चलना था, आइडिया ये था स्लोप को रिमूव करना है। तो इतनी डेरिवेशन है फर्स्ट ईयर में तुम गुजार के आए हो, सेकेंड ईयर में कितनी है तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा, फर्स्ट ईयर जितनी है। हर एक के मैंने की पॉइंट याद रटे में, सिर्फ की पॉइंट रखता हूँ पर बाकी खेलते हैं। अच्छा, अब जो मैं थर्ड करने जा रहा हूँ, फिफ्थ एंड फाइनल करने जा रहा हूँ, वो है हमारे पास डिड्यूस एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल्स टू पी। ये हमें डिड्यूस करना है। कहाँ से डिड्यूस करना है, फ्रॉम एक्स बाई ए। ये हमें डिड्यूस करना है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से। तुमने देखा फर्स्ट थ्री में कोई हमने फिगर नहीं बनाई, अब बनेगी फिर ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन जिसमें एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दिखाओ ताकि पॉजिटिव, एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, ये बताता है लाइन ओरिजिन से कितनी दूर है। ये मेरे सीधे हाथ पे जो दीवार है मुझसे कितनी दूर है, मैं तिरछा नहीं नापूंगा। ये पेन मुझसे कितना दूर है, मैं तिरछा नहीं नापूंगा, मैं सीधा नापूंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
एंड ये उसका एंगल ऑफ परपेंडिकुलर है अल्फा। याद रहे मुझे ए बी को हटाना है, रिड्यूस करना है और पी लाना है, अल्फा लाना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा ये एंगल कितना है बराबर वाले ट्राइंगल का। बहुत आसानी से निकलेगा। ये एंगल कितना है पहले ये बता दो। ये है 90 डिग्री माइनस अल्फा, क्योंकि एक्स एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं। ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा और ये परपेंडिकुलर है। तीनों एंगल का सम जो मुझे मालूम करना है उसको मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है। प्लस 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 क्या है हमारे पास 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 90 और 90 मिलके 180 से कैंसिल हो गए। ये मैंने जो मालूम करना है उसको क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू अल्फा। पहले तो ये हमने बताया ये एंगल कितना है, अल्फा है। देन इन राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम ले लूँ ए बी। इन राइट ट्राइंगल ए ओ एन, ए ओ एन, ए ओ एन, कौन कौन सी लेंथ मालूम है मुझे? मुझे हाइपोटेन्यूज मालूम है 90 के सामने। मुझे एंगल के बराबर वाली साइड की लेंथ मालूम है, बेस मालूम है। मुझे एंगल के सामने वाली साइड की लेंथ ए एन नहीं मालूम है। देखो खुद ही पता रहा है। तो कौन सी रिलेशन इस्तेमाल करूंगा? बेस की और हाइपोटेन्यूज की। दैट विल बी कॉस। बेस किसके बराबर है? पी के। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? ए के। ए की वैल्यू आ गई पी कॉस। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये ए और बी की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ पी एंड अल्फा। क्या हो गया? गड़बड़ हो गई। पी अपॉन, शाबाश, कॉस अल्फा। इसी तरह यहां बताओ दूसरा वाला ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल बी ओ एन, कौन कौन सी लेंथ तुम्हें मालूम है? तुम्हें 90 के सामने वाली लेंथ हाइपोटेन्यूज मालूम है, एंगल के सामने वाली लेंथ मालूम है, तुम्हें बी एन लेंथ नहीं मालूम है। ये बी एन लेंथ बेस है, एंगल के साथ है बी एन, तो बेस नहीं मालूम, परपेंडिकुलर वाली मालूम है साइड, और कौन सी साइड मालूम है तुम्हें? तो क्या करना है तुमने? साइन अल्फा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके बराबर है? पी के, अपॉन हाइपोटेन्यूज बी के। तो बी किसके बराबर हो जाएगा? पी अपॉन साइन। बस डेरिवेशन खत्म की तरफ चल दी है, डिडक्शन खत्म की तरफ चल। एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? पी अपॉन कॉस अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या है? पी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1। ये 1 रेसिप्रोकल करो, एक्स कॉस अल्फा वाई अपॉन पी। पी एलसीएम ले लेना। पी एलसीएम ले लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो निकल के आ गई। कुछ डिडक्शन लंबे हैं, टोटल हैं 5। इस जगह पे हमारे चैप्टर 2 की थ्योरी खत्म हो गई, और 2 सवाल और डिस्कस कर लूँ होमवर्क से जो तुम्हारे, और चैप्टर 2 यहाँ। आज चैप्टर 2 के लिए छोटा सा दावा आज की क्लास के बाद कि ईच एंड एवरीथिंग मैंने चैप्टर 2 की कंप्लीट की है। आप थ्योरी ज़रूर पढ़ें, मेरे लिए वो थ्योरी नहीं लिखी गई है। एंड उस थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है, आओ ना क्लास से पहले मैं बैठा हूँ। रोज़ आना मैं कोशिश करता हूँ आधे घंटे पहले। मैंने हमेशा 3 बजे की क्लास है, मैंने क्लास टाइम अपने लिए 2:30 बजे रखा हुआ है, ताकि बच्चे की कोई प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि होमवर्क का सवाल नहीं है, वो तो मैं डिस्कस करूँगा। प्रॉब्लम ये है कहीं तुम पीछे रिवीजन कर रहे हो, टेस्ट के बहाने कर रहे हो, पूछो तो ना आके।
अब इस 70वें सवाल में प्रॉब्लम ये हुआ, पॉइंट ए बी दे दिया, काश ये पॉइंट पी क्यू देते तो हम कर लेते। फिगर देखना, ये है सवाल, और यहाँ ये डिवाइडिंग पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। मेरे ध्यान में जो फार्मूला आ रहा है सवाल सॉल्व करने का वो ये आ रहा है। अब इसमें देखना, एक्स इंटरसेप्ट ये है और सवाल के मुताबिक ए जो दिया है वो ये, दो ए दो मुख्तलिफ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द सेम क्वेश्चन। उसकी वजह से बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। अब डेटा को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, गिवन को, तो मैंने अपने फॉर्मूले की नोटेशन चेंज कर दी एंड मैंने इंटरसेप्ट क्या कर दिए, ए डैश बी डैश कर दिया। एक ने कहा जी इंटरसेप्ट मैंने के ले लिया, वाई इंटरसेप्ट टी ले लिया, एक्सलेंट, लिख दो, वेयर के इज एक्स इंटरसेप्ट एंड टी इज वाई इंटरसेप्ट। मैंने मिलता जुलता ए डैश बी डैश ले लिया। अब ये पॉइंट क्या होगा, क्योंकि ये ए डैश है तो ये पॉइंट होगा ए डैश कॉमा ज़ीरो, ये पॉइंट, ये लेंथ है यहाँ तक बी डैश, तो ये पॉइंट होगा 0 कॉमा बी डैश। एंड मैंने रेशियो थ्योरम से ए डैश बी डैश निकालनी है, x1 y1 ए डैश 0, बी क्या है x2 y2 0 कॉमा बी डैश, एंड देन क्या है सी इंटरनल पॉइंट है, मिड पॉइंट है एक्स वाई ए बी, एंड मिड पॉइंट का फॉर्मूला वाई क्या हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, अच्छा बी आएगा, ये कहाँ से आ गया, बस सवाल में ए बी करके उसने कंफ्यूज कर दिया है। काश वो ए बी के अलावा कुछ दे देता तो सवाल इतना जानता नहीं था। 2ab एलसीएम आ गया, बी एक्स प्लस एंड मेरी आदत है मैं फाइनल आंसर जर्नल फॉर्म में लिखता हूँ, मैंने जर्नल फॉर्म में आंसर लिख दिया। एक होमवर्क का और सवाल, अब पूरी हमारे एक्सरसाइज 2.5 में परपेंडिकुलर फॉर्म पे सिर्फ वाहिद ये सवाल दिया है, एंड तकरीबन ऐसे ही सवाल मैंने तुम्हें जो है वहाँ पे भी कल की क्लास में कराया था। यहाँ तो वो बता रहा लाइन 120 डिग्री का बना रही, कल वो नहीं बता रहा था, कल वो कह रहा था लाइन का स्लोप 1 है, तो आपने एक इजाफी काम करके एंगल निकाला था 45 डिग्री। अब 120 डिग्री फिगर जितनी शानदार बनाओगे सवाल इतना आसान लगेगा। ये 120 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, ये एंगल लाइन का ये 120 से छोटा है, लाजमी तौर पे लाइन यहाँ कहीं आएगी। ये 120 डिग्री का एंगल है, ये एंगल दे रहा है, एंड ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दे रहा है 90 डिग्री, 2 यूनिट्स, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 2 यूनिट्स है। अल्फा ये एंगल है, कितना होगा, अब 120 है, ये एक सीधी लाइन पे, ये स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, तो ये एंगल होगा 60, ये तो है 90, 60 90, तो ये अल्फा कितना होगा, अरे अल्फा इज इक्वल्स टू कितना कहा तुमने 30 डिग्री। क्यों कि
तीनों एंगल मिलके 180 के बराबर होते हैं. एंड देन इक्वेशन निकालना तो कोई मसला ही नहीं है. cos ऑफ 30 डिग्री प्लस y साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, आगे मैं नहीं कर रहा हूँ सॉल्व. अब वहाँ पे भी अगेन लिखा इक्वेशंस. लाजमी तौर पे 2 यूनिट दूर यहाँ दूसरी लाइन नहीं हो सकती, वो 2 यूनिट नहीं रहेगी, तो उसको कहाँ होना है, बिलो द ओरिजिन होना है, यहाँ कहीं. ये लो 120 डिग्री का एंगल. मतलब उस ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट को दिखाना पड़ता है, इसमें मुसीबत ही है. एंड ये ओरिजिन से दूरी है परपेंडिकुलर, और ये एंगल अल्फा है. हमेशा एंगल एक्स एक्सिस से मेजर शुरू होता है, पॉजिटिव से, एंड एंटी क्लॉकवाइज. अब ये एंगल कितना है, एक सीधी लाइन 180 का एंगल बनाती है, तो ये रिमेनिंग 60 होगा. ये मिलकर पूरी से ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 30. ये स्ट्रेट लाइन बार बार कह रहा हूँ, सप्लीमेंट्री एंगल 180. तो सेकंड केस में क्या होगा, 180 प्लस 210 डिग्री. अब ये मैट्रिक की कभी तुम्हें, अभी भी मैं कह रहा हूँ, कभी मूड हो ज़रा एक्सरसाइजेज उठाओ, ये सब वहाँ कसरत से. तुम इतनी हैरत से देख रहे हो, तुम्हारी वो एक एलिमेंट मिस करवाया गया है, इसकी वजह से तुम्हें एक शौक आता है, ये क्या हो रहा है. तो मैट्रिक की वो एक्सरसाइजेज को करने की कोशिश करो, काफ़ी शौक कम हो जाएगा, और ये मुसलसल होता रहेगा शौक. 68 मार्क से 2/3 ज्योमेट्री है. और बाकी जो कैलकुलस है वो भी ज्योमेट्री का दूसरा नाम है. ज्योमेट्री वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है, अलजेब्रा से ज़्यादा पावरफुल है. मैं आगे नहीं कर रहा हूँ. तो फिगर को कल भी मैंने कहा था, पूरे पेज पे पेंसिल से शानदार बनाओ. जब तुम फिगर बनाओगे शानदार, तुम्हें चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी. तो ये जो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन दिया हुआ है, ये अल्फा नहीं दिया हुआ है. कहीं उसने कहा नहीं, कहा एंगल ऑफ द परपेंडिकुलर है. क्या मसला है इसका. तो कल तो मैंने चैप्टर 3 बगैर किसी इंट्रोडक्शन के शुरू कर दिया था. आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं. तुम्हारा 2.5 का आंसर कुछ यूं होता है, I mean 3x minus 2y plus 7. इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन. अब देखना ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि एक्स एंड वाई दोनों है इसमें. लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ. तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा चैप्टर का टाइटल है. 3 एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर 3 में, एंड ये 3 एक्सरसाइजेज मिलके चैप्टर 2 की 5 एक्सरसाइज से बाहरी हैं. अगर यहाँ कोई 425 पेज लगे तो यहाँ इस चैप्टर में 525 पेज लग जाएंगे. हाँ, 34 से 42 मार्क्स आते हैं एग्जाम में इन चैप्टरों से. मिनिमम जो देखा गया है 34 तक जाते हैं, मैक्सिमम 42 तक देखा गया है. एंड जब इतने मार्क्स आ रहे हैं तो इसको मतलब चैप्टर जानदार हैं. ये आसानी से मतलब नहीं होते. टॉपिक कल हमने क्या किया था, कोई लाइन दे दो तो उसका स्लोप निकालना सीख लिया था. तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करवाता हूं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस. एक इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे फाइंड करनी है जो कि एक पॉइंट कहां से गुजर रही है, 6,4 से. मुझे एक इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है जो पॉइंट 6,4 से गुजर रही है. और क्या है, ये आगे जाके किसी लाइन के परपेंडिकुलर है और उसकी इक्वेशन दे दी गई है. ज़रा मुझे बताओ कि ये तो एक्सरसाइज 2.5 का सवाल है.
एक पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का फॉर्मूला वो ये होता है। क्या इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। क्या करें? इस लाइन का स्लोप निकालें इक्वेशन से, कल वाले मेथड से, और परपेंडिकुलर की कंडीशन। कल वाला मेथड क्या था? लाइन की इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, और जो x का कोफिशिएंट था वो स्लोप बन जाता था, डिवाइड बाई -2। कंपेयर बाय y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम किसके बराबर है? 5/2। ये y इंटरसेप्ट की जरूरत नहीं है, आगे चल के जरूरत पड़ेगी। तो y इंटरसेप्ट भी बता रहा है, यानी y एक्सिस को कहाँ कट हो रही है लाइन, ये भी बता रहा है, जिसकी हमें इस वक्त इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। m1 5.2 हो गए, बल्कि सॉरी m2 5.2 हो गए। फिर क्या है? m1 इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ, या तुम्हें नेगेटिव रेसिप्रोकल में मुश्किल लग रही है तो तुम चले जाओ। m1 इज इक्वल टू -2.5। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1। पॉइंट दिया हुआ था बड़े शुरू में उसने 6,4। स्लोप अभी अभी मैं निकाल के फारिग हुआ हूं, वो स्लोप क्या आया है? -2/5 y माइनस y1 m x माइनस x1। आगे मुझसे हो नहीं रहा, वो तुम कर लोगे। 3.1 करते हुए तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम 2.6 कर रहे हो। चैप्टर 2 इस दीदा दिलेरी से दाखिल होगा, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि हम चैप्टर 3 में। सिर्फ पूरे इसमें नॉलेज ऑफ चैप्टर 3 क्या थी? ये स्लोप निकालना। इक्वेशन 2.5 ने फैसला किया कौन सी लगेगी, स्लोप निकल के आया। परपेंडिकुलर का फैसला 2.4 ने किया, एंड देन फाइनली 2.5 ने सॉल्व किया। तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है यहां पे कोई कुछ कहना चाहे। एग्जाम में इस टाइप का 5 नंबर का सवाल कई दफा आता है। मैंने एक सवाल नहीं किया, 8 पार्ट मुकम्मल हो गए मेरी एक मिसाल से। आइडिया यही होगा, एक लाइन दी हुई होगी, उसका स्लोप निकालो और फिर वो क्या कह रहा होगा उसके मुताबिक करते चले आओ। स्लोप निकालना कल सिखाया था, आज मैं उसको कोशिश करूंगा मैक्सिमम यूटिलाइज करूं। दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं फ्रॉम एंड टू से उसका एंगल पढ़ते हैं। थीटा एंगल का फॉर्मूला क्या था? m2 m1 टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन, फॉर्मूला किस पे इनिशियल कर रहा है? स्लोप पे। अगर मैं दो लाइंस के स्लोप ना दूं, इक्वेशन दे दूं, 3.1 का सवाल तैयार। बस ये काम हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, चैप्टर 2 का टेस्ट में जितने नंबर उठाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मई में होने वाला एग्जाम अच्छा होगा। आने वाले चैप्टर 2 में जब आप नंबर उठाएंगे, चैप्टर 3 समझ में आएगा। नहीं तो प्यारा सा जुमला, पता नहीं क्या पढ़ाते, ये नहीं कहेंगे हम क्या करते। नॉलेज इंटरकनेक्टेड है, इसलिए टेस्ट लिया जा रहा है कि पीछे की चीजें आती हैं तो आगे समझ में आएगा आपको। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। अब एक नया मसला देखा तुमने सवाल में, फ्रॉम टू नहीं दिया। जब फ्रॉम टू नहीं दिया जाता तो जिसको चाहो फ्रॉम ले लो, जिसको चाहो टू ले लो। बच्चे ने कहा नहीं सर फ्रॉम टू नहीं दिया जाता तो हम फिगर ड्रॉ करके एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ फिगर ड्रॉ करने का टाइम नहीं है, बहुत लंबी फिगर चली जाएगी।
अब नीचे जुमला देखो, सवाल का जो हिस्से में वो जुमला भी है, फाइंड द एक्यूट एंगल। अभी इसकी वजाहत करूंगा। तो जब फ्रॉम एंड टू नहीं दिया था तो एक्यूट एंगल निकलता है, लेकिन पहले काम शुरू हो जाए। एक लाइन को M1 कह दिया जाए और दूसरी लाइन को M2, जो तुम्हें अच्छा लगेगा। फ्रॉम टू उसने नहीं दिया। सुबह वाले ग्रुप में बच्चा कहने लगा सर मैं इसको M1 कह दूं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहो तो एन टेंजेंट थीटा के फॉर्मूले में कूद जाओ। वैसे तो फॉर्मूला M1 माइनस M2, और चाहो तो तुम M2 माइनस M1 भी लिख सकते हो। बिटवीन में ये काम करते हैं। टेंजेंट थीटा M1 की वैल्यू 3 माइनस 4/5 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू -4/5, छोटी सी एक सिंप्लीफिकेशन है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 5 एलसीएम लेंगे, 15 प्लस 4, 5 एलसीएम लेंगे, 5 प्लस माइनस 12 कैंसिल हो गया। टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल्स टू 19 -7 और थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -19/। मुझे और तुम्हें मालूम है जब टेंजेंट में नेगेटिव आता है तो ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से बड़ा है। सवाल में उसने क्लियर क्या कहा है, 90 से बड़ा नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम, फॉर एक्यूट एंगल कह के थीटा इज इक्वल्स टू माइनस हटा देंगे। बच्चे ने सर ये क्या हो गया, मैं बताऊं, देखना। 130 टेंजेंट की वैल्यू निकाल लो। तुम्हारे सामने मैं क्या कर रहा हूं, टेंजेंट 130 डिग्री की वैल्यू निकाल रहा हूं। टेंजेंट 130 डिग्री की वैल्यू क्या आई, -1.917 वगैरह आई, -1.1917 की वैल्यू आ गई। सर देखना इसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, ये तो 130 है, इसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, 180 में से माइनस कर दो, कितने डिग्री होगा। टेंजेंट 50 की मुझे पूरी यकीन है वैल्यू ये आ रही होगी। ये टेंजेंट में क्वालिटी है कि उसके सप्लीमेंट की एंगल और उसके ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू एक जैसी आ रही होगी थी। एंड यकीन दिला दूं मैं तुम्हें, टेंजेंट 50 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना, वही आ रहा है, पर माइनस हट गया। तो कोई मुझे बोल रहा था 180 में से माइनस करेंगे, बेटा मैं तो एंगल निकाल ही नहीं रहा, मैं तो इन्वर्स में छोड़ रहा हूं और एक्यूट एंगल कह के। अब कंफ्यूजन क्या हुआ है, ये एंगल बिटवीन द लाइन के टॉपिक ने कंफ्यूजन किया है। एंगल बिटवीन द लाइन का टॉपिक कई तरीके से हैंडल होता है। पहला तरीका था फ्रॉम एंड टू, जो हमने सीखा, उसमें कोई खराबी नहीं है, उसमें ऑप्टीज भी निकलता है। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उनमें ऑब्ट्यूज एंगल भी बनता है, 150 और 150, और उसमें एक्यूट एंगल भी बनता है 30 डिग्री 30 डिग्री। वहाँ फ्रॉम एंड टू में हमें एक्यूट या ऑब्ट्यूज की पाबंदी नहीं थी, हमसे कहते थे फ्रॉम कौन है टू कौन है, उसका कानून चलो। देन 2.4 में दूसरा मेथड बताया गया, फ्रॉम टू नहीं दिया, ट्राइंगल का एंगल निकाले तो उसको ड्रॉ कर लिया। अब यहां तीसरी बात बता रहा है कि फ्रॉम टू नहीं दिया, बिटवीन लिखा है, किसी को M1 लो, किसी को M2 लो, सॉल्व कर लो। अगर एंगल पॉजिटिव आ गया तो चुपचाप लिख दो, और नेगेटिव आ गया तो उसका नेगेटिव हटा के लिख दो, वो एक्यूट हो जाएगा। अब एक चौथी बात भी चंद दिनों में 3.2 में आ जाएगी इस टॉपिक पे। तो ये 2.4 का टॉपिक मुसीबत बन रहा है, वो अपने उस वक्त उन्होंने पूरा नहीं पढ़ाया, अब पूरा पढ़ा लें। तो अगर जब कहें बिटवीन तो किसी को भी M1 M2 ले सकते, फ्रॉम एंड टू कहें तो उस वक्त
ख्याल रखना कौन M1 होगा कौन M2 होगा। टू 2.2 में ले जा रहा हूं, 3.1 में बैठ के 2.2 के। द सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द लाइन, फाइंड द रेशियो ऑफ डिवीजन। फिगर के बार बार कहता हूं नंबर नहीं है, बहुत कम टॉपिक है जब फिगर के नंबर है। ये एक लाइन सेगमेंट है और इसको एक कोई लाइन डिवाइड कर रही है पॉइंट सी पे, 4x माइनस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0 पे कोई लाइन डिवाइड कर रही है। रेशियो ऑफ डिवीजन पूछा है। ये तो इनिशियल पॉइंट है x1 y1, ये x2 y2 फाइनल पॉइंट है। चलो लिख दूं a x1 y1 माइनस 1 माइनस 1, b x2 y2 8 11 है, c इंटरनल पॉइंट, डिवाइडिंग पॉइंट नहीं मालूम, रेशियो कैसे निकालोगे? रेशियो कैसे निकालोगे? काश ये डिवाइडिंग पॉइंट मालूम चल जाए। कोई आइडिया दो। फिगर में तो हर चीज दिखा दी मैंने। जोर से बोला, नाश्ता नाश्ता हल्का किया था। हाँ, मुझे दिख रहा है ये पूरी लाइन की इक्वेशन गिवन है। काश दूसरी लाइन की भी इक्वेशन दे दें, ए बी की आ जाए। साइमल्टेनियस सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द इंटरनल पॉइंट है। दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरनल पॉइंट है। एक की इक्वेशन दी हुई है, दूसरी की इक्वेशन मैं मालूम कर लेता हूं। मैं चैप्टर 2 पढ़ के आया हूं। लंबे सवाल हैं चैप्टर 3 में और बहुत लंबे, अभी तो बहुत लंबे नहीं आए। y प्लस 1, 11 प्लस 1, 8 प्लस 1, इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं ए बी की। y प्लस 1 कितना हो जाएगा? 12/9 x प्लस 1, y प्लस 1, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा x प्लस 1 3। ये दो लाइनें मेरे पास आ गई। दो लाइनों को कैसे सॉल्व करते हैं? साइमल्टेनियस के 6 मेथड है। पहले दिन थे सेकेंड ईयर की मेरी क्लास का। मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था? सॉल्व द 2 इक्वेशन बाय एटलीस्ट 2 मेथड। एलिमिनेशन से करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है, क्रैमर्स रूल से करना है, मैट्रिक्स मेथड से करना है, जिससे तुम्हारा दिल चाहे। अब मैं एक नया मेथड बता दूं, क्योंकि चैप्टर 3 में उन्होंने एक नया मेथड बताया है। अब वो उसके लिए मैं अलग से पढ़ाऊँ, मैं यहीं पे पढ़ा देता हूँ। तो सवाल तो रेशियो फाइंडिंग का है, हम अटके में पॉइंट पे। अब पॉइंट के लिए नया मेथड वो कहता है, वो नए मेथड में कहता है अगर दो लाइनें a2x प्लस b2y प्लस c2 दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका एब्सिसा निकालने का फॉर्मूला है, वो है a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन क्या है b1 c2 माइनस क्या है c1 b2। और उसका y निकालने का फॉर्मूला है a1 b2 माइनस क्या था हमारे पास a2 b1 अपॉन क्या था c1 a2 माइनस c2 a1। तुम्हें बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, तुम कह रहे होगे क्या फजूलियात की जरूरत है, वो अच्छे भले हमें इतने मेथड आते हैं, एक और क्यों सीखें? ये बहुत आसान मेथड है।
एंड तुम लोग अब आओगे इंशाल्लाह जुमे को, मैं एक टॉपिक करवा रहा हूँ। अगर ये फार्मूला नहीं लगाओगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए और रिवायती तरीक़ों से करोगे, पसीना तुम्हारी एड़ियों तक पहुँच जाएगा। और ये फार्मूला 4-6 लाइन में सॉल्व कर देगा। अब फार्मूला तो रटना है, एप्टीट्यूड का ज़माना है। मेरा नहीं है, सरसब्दा की बुक का नहीं है, बुक के अंदर ही आया। और कैसे आया ये ड्राइव करके भी आने वाले वक्तों में दिखाऊंगा। हाँ भाई, B1 क्या आएगा तुम ये बता सको? चलो मैं बता देता हूँ, मैं तय कर लेता हूँ। A1 4A, B1 -3A, C1 1A, A2 4A, B2 -1A, C2 13A। लगाएं फार्मूला। X इज इक्वल्स टू, चलो नए पेज पे लगा देते। X इज इक्वल्स टू B1 -3, C2 -13, C1 1, देन B2 अपॉन A1 कितना है 4, B2 कितना है -1, A2 कितना है 4, B1 कितना है, C1 कितना है। बस एक दफ़ा फॉर्मूले में फीड करने में देर लगती है। A2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? अरे यार ये कौन आ गया? हाँ, तो ये क्या वैल्यू आ रही है 4, सॉरी। C2 की वैल्यू कौन आ रही है -13, 4। A1 क्या है 4, देन B2 कितना है, और A2 कितना है 39 + 1 - 4 + 12, and X is equals to 40/. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सवाल पे वापस आ जाओ। सवाल ये था कि जनाब रेशियो ऑफ डिवीजन चाहिए मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। मैंने ये इक्वेशन डेवलप की ए बी की, और साइमल्टेनियस सॉल्व करना था। साइमल्टेनियस के लिए मैंने एक और तरीका बता दिया है। बेहतर है हर नई चीज़ से भागो नहीं, उसको अडॉप्ट करो, तुम्हारी सीखने की ऊपर है। तुम कहोगे मैं अभी भाग लूंगा, कब तक भागोगे? हर नई चीज़ के सामने खड़े हो जाओ, हाँ मुझे सीखना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब ज़रा रेशियो थ्योरम की डेटा कंप्लीट करें। ऑन ए बी, ऑन सेगमेंट ए बी, ए क्या है x1 y1, बी क्या है x2 y2। ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए थे उसने -1 -1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, और क्या था सी, डिवाइडिंग पॉइंट निकल के आ गया अब तो मेरे पास 5 7, और रेशियो ऑफ डिवीजन पूछा है। क्या करूं रेशियो ऑफ डिवीजन के लिए? फॉर्मूला लगा दूं एफसीसा का। x इज इक्वल्स टू m1 x2 + m1 m2 x1 एफसीसा 5 इज इक्वल्स टू m1 कितना है नहीं मालूम, x2 कितना है बेटा 8, वेरी गुड। m2 मेरे पास नहीं मालूम, और x1 कितना है -1, अपॉन क्या है हमारे पास m1 + m2। 5 of m1 + 5 of m2 is equals to 8 of m1 minus of m2, or 5 of m1 minus 8 of m1 minus 5 of m2 minus m2 minus 2 of 3 of m1 minus 6 of m2, m1 by m2 is equals to
एक और फॉर्मूला दी है भी, मैंने बताया था रेशियो निकालने के लिए। अब मुसीबत ये है पीछे पलट के पढ़ ही नहीं रहे ना। 2.2 में एक सवाल मैंने किया था, यही अल्टरनेटिव मेथड है। पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो 5 था, x2 की वैल्यू कितनी थी 8 है, लैम्डा ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है -1 है, और ये क्या है 1 प्लस लैम्डा, 5 प्लस 5 लैम्डा, 8 माइनस ऑफ लैम्डा, 6 of lambda is equals to 8 minus 5, 6 of lambda is equals to 3, lambda is equals to क्या आ जाएगा वो 3/6 and lambda is equals to 1/2। m1 into m2 का रेशियो होता है 1:2 लैम्डा, 1:1/2। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई, 2:1, वही जवाब आ गया। अल्टरनेटिवली मैंने सिर्फ इस वक्त तुम्हें झंझोड़ा है कि बहुत कुछ मैंने पढ़ाया तुम्हें बेटा, ये तरीका तो तुम्हें रटा लिया कि तुमने ज़्यादातर इससे किए, तुमने देखे ही नहीं इन मेथड को। मेरी वीडियोस पढ़ी हैं उनमें भी देख लो। तो सवाल अपने इख्तिताम को गया। अब एक बुराई हमारी 3.1 में 25 सवाल हैं, किसी सवाल में 8 पार्ट हैं, किसी में 6 पार्ट हैं, किसी में 5 पार्ट हैं, डट के पार्ट डाले हुए। और कमबख्ती क्या है, हर सवाल 2 मेथड से सिखाए। अब यही सवाल दूसरे मेथड से करें। अब उसमें मेरी पॉलिसी क्या है, जो हल्के सवाल हैं वो एक ही दिन में दोनों मेथड से करा देता हूँ, जो भारी सवाल हैं एक दिन एक मेथड, दूसरे दिन दूसरा मेथड। बच्चे ने कहा सर क्या ज़रूरत है दूसरे मेथड की, बेटा सीखने की उम्र है और तुम जब भाग रहे हो। एंड दूसरा मेथड याद रखना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बड़ा छोटा होता है। हैरत है तुम देखते रहे होगे ये क्या हो गया। तमाम 25 सवालों में मैं करवाऊंगा तो सिर्फ 3.1 250 पेजेस में आएगी। 3 एक्सरसाइजेस चैप्टर 2 की 5 से भारी हैं। चलो आ जाओ इसी को दोबारा शुरू कर दें। टाइम बहुत देना है तुमने, एक चीज़ तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा मकदार में, उसको कहते हैं टाइम। और इस वक्त ज़िंदगी का टाइम किसी और चीज़ पे लग रहा है तो बड़ा गलत है। एंड यहाँ कहीं लाइन बाइसेक्ट नहीं कर रही। ये सूरत हाल पहले भी थी, अब भी यही सूरत हाल है, मैंने उठा के अब भी वही सूरत हाल लिख डाली। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन CX, Y नहीं मालूम था, पीछे हमने इसको फाइंड किया था, अब इसको दूसरी तरीके से फाइंड करते हैं। रेशियो किसके बराबर है X, Y, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1। मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरनल पॉइंट को उठा के फॉर्मूला लिख दिया। इसमें मुझे क्या क्या मालूम है वो दे दो, बता दो। मुझे X2 मालूम है 8 ऑफ M1, मुझे X1 मालूम है माइनस ऑफ M2 अपॉन M1 प्लस M2। मुझे Y2 मालूम है 11 ऑफ M1 और Y1 कितना माइनस। मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M1 M2 की फॉर्म में लिख दिया। ये पॉइंट AB के जंक्शन जहाँ पे मौजूद है। एंड मैंने क्लेम किया ये लाइन 4x माइनस वाई माइनस 13 passes through the above point। ये लाइन ऊपर वाले पॉइंट से कॉमन पॉइंट कॉमन है, लाइन वहां से गुजर रही और लाइन किसी पॉइंट से गुजरे वो उसको सेटिस्फाई करती है। एक्स वाई की इतनी भारी वेलकम वैल्यू यहाँ पुट कर दो।
तुम अभी थोड़ी देर में देखना वही आंसर आएगा और आधे साइज में आ जाएगा। क्या शानदार ट्रिक लगाई गई। ये लड़का यार क्या मुसीबत है, बार बार ज्वाइन नहीं किया यार। एलसीएम लेना, एलसीएम ले रहा हूं मैं। मैंने आराम से एलसीएम ले लिया। ये चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, 4 से मल्टीप्लाई, 4 8 ज़ा 32 M1 माइनस 4 M2 माइनस 11 ऑफ M1 प्लस M2 माइनस 13 ऑफ M1 माइनस 13 ऑफ M2 इज इक्वल्स टू 0। M1 का हिसाब लगाओ। 32 में से 26 चले गए, 24 चले गए, तो क्या बचे 8 ऑफ M1। ये और ये 13 और 4 17, 17 में 1 माइनस 16 M2। 8 ऑफ M1 इज इक्वल्स टू 16 ऑफ M2। M1 बाई M2 क्या रेशियो आया था पिछले सवाल में? क्या रेशियो आया था पिछले सवाल में? आधे साइज का सवाल है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला ना कुछ निकाला। क्या किया हमने? इंटरनल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ M1 M2 निकाल दिया। हमें M1 मालूम था, M2 मालूम था, रेशियो नहीं मालूम था, रेशियो की फॉर्म में पॉइंट निकाल दिया। एंड ये पॉइंट इतना भारी भरकम कहाँ? इस लाइन के ऊपर वाक़ई है। हाँ, कॉमन पॉइंट है। ये लॉ है, लाइन अगर किसी पॉइंट से गुजरे उसको सेटिस्फाई करेगी, यानी पुट कर दिया इक्वल्स टू 0। तो सेटिस्फाई करते करते वो अननोन M1 M2 को निकाल गई। अब आज क्या है? क्वेश्चन 1। ये मैंने जो एग्जाम्पल की अभी इस पर मैंने लिखा हुआ है, ये 3.1 के क्वेश्चन 1 की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 1 में 3 पार्ट है। मैंने एक एग्जाम्पल बुक की शामिल की, 4 सवाल हैं इस तरह के रेशियो फाइंडिंग के। 2 सवाल एक मेथड से करने हैं, 2 सवाल दूसरे मेथड से। जब तुम नेक्स्ट मीटिंग में चेकिंग पे आओगे तो हम पूछेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला था रेशियो निकाल के दिखाओ, जो तुमने जो भी किए। मकसद क्या है? बच्चे को ही बताना भागो मत। ये चीजें भी कोई डरने की जगह नहीं है, सीखने की जगह है। एंड एक एक चीज को सीखो, बाद में क्या किस वक्त क्या इस्तेमाल हो, जब सब आता होगा जब भी तो इस्तेमाल करोगे। एंड जब अल्लाह न करे आता ही नहीं है तो इस्तेमाल क्या करोगे? टाइम तकरीबन हो गया 1 मिनट ऊपर, और कोई 5-6 मिनट और ऊपर जाएंगे। आज का आखिरी सवाल रह गया है। वो शुरू में 2-3 मिनट गजाया हुए थे, उसको कवर करना पड़ रहा है। ट्रांसफॉर्म करना है पहले पार्ट के अंदर इस इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी में। तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना आता है। यहां प्लस है, एक ने क्या करना? नहीं, स्लोप भी नहीं निकालना, वाई इंटरसेप्ट भी नहीं, खत्म हो गया सवाल। यानी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। और तुम एलसीएम वापस लो, वापस आ जाएगी यही। एलसीएम लो, वापस यही आ जाएगी। एक ने का फायदा क्या? मैं एंड में बता दूंगा फायदा क्या है। बुक वालों ने फायदा नुकसान अभी नहीं बताया। पहला पार्ट हुआ अभी। थ्री एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 12 को कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है किस फॉर्म में? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। कैसे पहचाना तुमने? 1 है, यहां क्या है?
डिवाइड बाई 12। यहाँ प्लस है, बच्चे ने कहा सर आपको कैसे मालूम माइनस वाई के साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ वाई पॉजिटिव है। तो लामाला ये वाई इंटरसेप्ट बी की वैल्यू नेगेटिव है आंसर। यानी हम चाहें अपनी इक्वेशन को, लाइन की इक्वेशन को जब चाहें डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बता रहा वो। अगर तुम एलसीएम लोगे वापस आ जाएगी वही लाइन, लाइन में कोई तब्दीली नहीं हुई है, उसकी इक्वेशन है। जैसे कुछ लोगों का निक नेम होता है, घर में कुछ नाम रखा हुआ होता है, वो बंदा तो नया नहीं होता ना। जैसे गुड्डू, तो अगर परवेज को गुड्डू कहते हैं तो परवेज और गुड्डू एक ही चीज के नाम है। ये दोनों एक ही, ये दोनों लाइंस एक ही है। दो ट्रांसफॉर्मेशन तो तुमने देख ली, तीसरी थोड़ी लंबी है। तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें पार्ट नंबर 3 अभी मैं करता हूं। उसमें x cos अल्फा परपेंडिकुलर फॉर्म में वो चेंज कर रहा है, y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p की फॉर्म में। यहाँ पे ये देखो, ये दोनों लाइनें आइडेंटिकल हैं, एंड लाइनें जब आइडेंटिकल होती हैं उसको कहते हैं कोइंसिडेंट। लाइन के ऊपर लाइन है, हाँ एक की शक्ल कुछ फॉर्म कुछ और लिख रहे हैं कि कुछ और, तो कोइंसिडेंट का एक फॉर्मूला है। अब तुम देखो, मैं जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन लिखता हूं हर दफा। कोइंसिडेंट का फॉर्मूला है x के कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2, y के कोफिशिएंट का रेशियो b1/b2, कांस्टेंट का रेशियो c1/c2, सब बराबर होगा k क्या, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। तो दो लाइनें अगर एक ही हैं तो उनके x के कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वही y के कोफिशिएंट के रेशियो और वही कांस्टेंट के। इस आइडिया को तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन में इस्तेमाल किया जाएगा जो आज का लास्ट होगा। सबसे पहले इस लाइन को जर्नल फॉर्म में ले आओ, क्योंकि हमने जो बनाया कंडीशन बनाई थी वो जर्नल फॉर्म के लिए बनाई थी। कहाँ गया ये जर्नल फॉर्म, इक्वल्स टू 0 के लिए। तो ये फॉर्मूला लगाने की शर्त है ये जर्नल फॉर्म में हो। एंड x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p, ये भी जर्नल फॉर्म में हो, इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला है a1/a2 b1/b2 c1/c2 is equals to k. This implies 3 cos अल्फा, x का कोफिशिएंट 3, यहाँ x का कोफिशिएंट cos अल्फा, -2 sin अल्फा, -12 p is equals to k. This implies 3 cos अल्फा किसके बराबर है, k। तो cos अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 3 k। This implies -2 sin। थोड़ी लंबी ट्रांसफॉर्मेशन है ये इतनी आसानी से नहीं होगी। sin अल्फा माइनस क्या हो जाएगा 2/k, एंड कांस्टेंट ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12p किसके बराबर है, k, और p किसके बराबर हो जाएगा 12। काश k निकल आए, ये सब निकल आएंगी वैल्यूज। ये सब की सब किस पे डिपेंड कर रही हैं, k पे। एंड तुम्हें तरीका आता k निकालना इस इंफॉर्मेशन के साथ। एक इक्वेशन हमने ट्रिग्नोमेट्री की यूज की एंड उसने k की इक्वेशन बना दी। उसने क्या किया, हमें k की इक्वेशन बना दी और k स्क्वायर एलसीएम लिया, तेरा इज इक्वल्स टू k स्क्वायर, k इज इक्वल्स टू प्लस लूं माइनस लूं। ये फैसला था मुश्किल होता है लेकिन बड़ा आसान है।
P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो K की वो वैल्यू लेनी है जो P को पॉजिटिव करते हैं. लेट सपोज यहाँ होता -12 अपॉन K, -12, तो K की वैल्यू नेगेटिव लेते. दिस मीन्स K इज इक्वल्स टू, क्योंकि वहां प्लस ही प्लस है, और फिर K निकला तो कॉस अल्फा निकल आया, साइन अल्फा निकल आया, P निकल आया, एंड आखिर में जाते जाते इक्वेशन में पुट कर दें. जब पुट करने जा रहा हूं ओरिजिनल फॉर्म में, यूज करने जाता है तो जर्नल फॉर्म में. इक्वेशन ऑफ लाइन एंड तुम एलसीएम ले लो, वापस यहीं आ जाओगे. ट्रांसफॉर्मेशन का खत्म हो गया सवाल. ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा ये होता है कि तुम जादू की तरह बता देते हो कि ये लाइन कैसी नजर आ रही होगी बगैर ड्रॉ किए. देखो एनालिटिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं हम, मैं वैसे तो बोलते हैं उसको एनालिसिस करके तज्जियाती ज्योमेट्री, मैं हमेशा बोलता हूँ बोलती ज्योमेट्री. ज्योमेट्री कैसे बोल रही है तुमने सुना नहीं, मैं सुनाता हूँ. ये लाइन थी, इसको आपने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था. ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट कितना है बेटा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इसको भी आखिरी भाग में ज्वाइन 6. ये लाइन है, कैसे बोल रही है? यानी लाइन को जब तुम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हो तो उसके इंटरसेप्ट पता चल जाते हैं और इंटरसेप्ट से लाइन ड्रॉ होगी. हम कैसे करते थे लाइन ड्रॉ? कितनी मुसीबत झेलते थे, 4 पॉइंट निकालते थे. वो तो वो आदमी करेगा जिसे ज्योमेट्री की या एनालिटिकल ज्योमेट्री की शुद्ध बुद्ध ना हो. और तुम्हें क्या मालूमात चाहिए इस लाइन के मुतालिक? तुम्हारे ख्याल से और तुम्हें क्या मालूमात चाहिए? हमने चेंज किया y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में. y इंटरसेप्ट भी 6 है, वही सेम. एंड तुम्हें स्लोप चाहिए, स्लोप पॉजिटिव है, एक्यूट लाइन है, एक्यूट एंगल. यानी हर ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें एक इतला दे रही है. ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं शक्ल बदल दी खत्म हो गई, नहीं, वो इतलात तो सुनो क्या क्या आ रही हैं. आखिरी इतला क्या चाहिए मुझे? ओरिजिन से कितना दूर है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. मिल गई मुझे इतला. कहाँ गया वो मेरा सिंप्लीफिकेशन का आखिरी पेज? मुझे मिल गई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. तो जब हमने लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की जो थोड़ी लंबी है उसके अपने स्टेप्स हैं, ये तुम्हें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया कि ये कितना है. और सुनना, ये एंगल के मुतालिक इंफॉर्मेशन मिल गई. कौन से क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है? 4th क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है पॉजिटिव? साइन नेगेटिव होता है कॉस. सुनो तो, देखो तो, एक एक इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली आ रही है. यानी एक लाइन को तुम किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन डालो वो मालूमात देना शुरू कर देती है. अभी तो यहां उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन से सिखाया है, ये इसका इस्तेमाल है. बस मुझे लाइन की इक्वेशन लिख दो, मैं बगैर ड्रॉ किए इसका चट्टा कट्टा बयान कर दूंगा तुम्हें. ये पावरफुल ज्योमेट्री है. लाइन नहीं ड्रॉ करनी, वो तो कमजोर बच्चा करता है. ये पावरफुल ज्योमेट्री हम सीख रहे हैं. एंड चैप्टर 2-3 का आउटकम ये है. तो आज यहीं पे रोकना चाह रहा हूं.